नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाते हैं खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम नवीनतम जानकारियां, ताकि हमारे किसान इन जानकारियों का इस्तेमाल कर खेती किसानी को लाभकारी बना सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होगी खेती किसानी से, उसके बाद बात होगी हमारा पशुधन की और अंत में दिखाएंगे आपको कामयाब किसान की कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाँव किसान की। सबसे पहले बात खेती किसानी की। खेती किसानी में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सैम हिग्गिबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रयागराज के कुलपति डॉक्टर लाल से, जो कि बता रहे हैं कि आज के दौर में खेती किसानी को लाभकारी बनाने पर मुख्य फोकस दिया जा रहा है। हरित क्रांति के वक्त हमारी कोशिश थी कि कम जोत से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके, जिसमें हम कामयाब रहे और आत्मनिर्भर हो सके। लेकिन अब फोकस है कि हमारे किसानों की आमदनी कैसे बढ़े। आइए देखते हैं इस बातचीत के अंश। भारत में हरित क्रांति के दौरान उत्पादन पर विशेष जोर दिया गया। छोटी जोत से भी बेहतर उत्पादन लेने के लिए किसान और विशेषज्ञ दिन रात प्रयासरत है। यही वजह है कि आज देश के हर हिस्से में हर तरह का अनाज पैदा किया जा रहा है। नई क्रांति और लगातार किए जा रहे प्रयासों ने सीमाओं की बाध्यता को खत्म कर दिया है, जिसका परिणाम है कि इस क्षेत्र में हम तेजी से आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। वर्तमान में कृषि के परिदृश्य पर हमारे संवाददाता अतनु टिकैत ने बात की सैम हिग्गिबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रयागराज के कुलपति डॉक्टर लाल से। अभी जैसा हमें डॉक्टर लाल साहब ये बता रहे थे कि मैंने एक अकाल के समय से अभी की सोच है आय को दोगुना करना। इस ये में जो आय को दोगुना करने के लिए जो आपके पास कठिनाइयाँ आ रही थी, परेशानियाँ आ रही थी, इससे उभर करके आप कैसे लोगों को हेल्प कर रहे हैं? जैसा कि अभी मैंने केवीके में भी देखा कि वहाँ भी प्रयासरत हैं सब कि आय को दोगुना कैसे करें। देखिए, पहले हमारे सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन जब हमारे यहाँ इंडिया में आया, उस वक्त केवल एक ही योजना थी कि समहाउ प्रोडक्टिविटी बढ़े, दाना मिले और खाना मिले। यही उद्देश्य था ग्रीन रेवोल्यूशन का। और पूरे उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया। पंजाब और यूपी ने ज़बरदस्त किया है उस समय, हरियाणा, पंजाब, यूपी ने। और गेहूं में ख़ास तौर से बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़ाई थी। धान भी हमारे यहाँ जो है, जिस एरिया में धान कभी नहीं होता था, उन इलाकों में धान होने लगा। पंजाब में कभी धान नहीं उगाया जाता था, तो वेस्टर्न यूपी में लोग धान खाना नहीं जानते थे, गेहूँ, चावल, तो वहाँ भी धान और चावल होने लगा। तो ये तो तरक्की हुई है कि अब जो भोजन आपको जिस इलाके में पहले नहीं हुआ करता था, वो खेतीबाड़ी उस इलाके में अब हो रही है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के मूवमेंट से बहुत बड़ा अंतर आया है। दूसरी चीज़ ये थी, उस समय हाईएस्ट फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत बड़ा डोज देना पड़ता था। जो वैरायटीज़ थी हमारी, वो उस समय इनपुट बहुत हाई मांगती थी, इरिगेशन हाई मांगती थी, और फर्टिलाइज़र का भी डोज बहुत बड़ा लगता था। तो अब हम लोग पिछले 15 साल से करीब कोशिश कर रहे थे कि भाई किसान, अगर हमें इनकम बढ़ानी है फार्म की, तो हमें ख़र्चा कम करना होगा। सबसे पहला एस्पेक्ट तो ये कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हम रिड्यूस करें, और उसमें है फर्टिलाइज़र और इरिगेशन, ये सबसे पहला है। तो इसके एक्सपेरिमेंटेशन हमने शुरू किए और उसमें हमें सफलता मिली और वैरायटीज़ हमारी रिलीज़ हुई, गेहूं की, धान की, और स्टेट रिलीज़ कमेटी से और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिलीज़ कमेटी के द्वारा रिलीज़ हो चुकी वैरायटीज़, और वो इस्तेमाल की जा रही हैं किसानों में। तो सर्टनली उससे प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी किसानों की। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, आपने जहाँ जैसे कहा कि इनकम बढ़ाया जाए और ये के, तो ये स्वावलंबन बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपके जो प्रयास ये जो चल रहे हैं कि बस सिंचाई पे आए और लागत को कम करे और अपने इनकम को बढ़ाए, तो इसमें अभी युवाओं को कैसे जोड़ रहे हैं, उनको आत्मनिर्भर कैसे बना रहे हैं ताकि वो स्वावलंबी हो, किसी के ऊपर आश्रित न रह करके? वो जो हमारा डिग्री प्रोग्राम है, जो बीएससी एग्रीकल्चर है और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, फूड टेक्नोलॉजी है,
और जो भी हमारे प्रोफेशनल एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में, उन सब में ये जो इनपुट दिया जा रहा है कि दे मस्ट बी एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स। सो एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स का मतलब ये है कि वो ऐसे ग्रेजुएट्स हों जो स्ट्रेट अवे एब्जॉर्ब किए जा सकें जिस नेचर की जॉब हो। एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट होने के बाद दे शुड बी एबल टू हैंडल द फार्म्स। वो फार्म का फार्म प्रोडक्शन, फार्म कल्टीवेशन, फार्म का पूरा प्रोसेसिंग वो हैंडल करने के योग्य होना चाहिए। तो वो फोकस में रखते हुए एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स और टेक्निकल ग्रेजुएट्स जो एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनमें हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। तो कहना ये उचित होगा कि आपने किसानों को पहले टेक्नोलॉजी दिया, उन्हें बीज की जानकारी दी, और उसके साथ साथ ही आपने युवाओं को भी, जो नए युवा आ रहे हैं उन्हें भी कैसे किसान और इन सब चीज़ों से जुड़े स्वावलंबी बने। अगर वो डायरेक्ट किसी खेती किसानी में ना जा रहे हैं तो कैसे किसानों को हेल्प करे, किसानों को कैसे हेल्प करे, उनके प्रोडक्टिविटी को लेकर के कैसे अपना एक तरीका ये करे, उसकी भी आप लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर आपको। हमारे साथ प्रोफेसर लाल साहब आज काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के छात्रों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात करते हैं हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन में आज हम आपको जानकारी देंगे बकरी पालन के बारे में। बकरियों को गरीब की गाय भी कहा जाता है और ऐसे में हमारे वो किसान जिनके पास कम भूमि है, कम जोत है, वो बकरी पालन को अपना सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। बकरी पालन से जुड़ी विशेष जानकारियों के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बकरी गरीबों की गाय होती है। इनका पालन सबसे ज्यादा उन किसानों के बीच है जो छोटे या सीमांत किसान हैं। एक अनुमान के हिसाब से प्रयागराज में 35 से 40% किसान छोटे या सीमांत हैं। बकरी पालन में सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसमें पशुपालन या किसान को बकरी पालन में सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसमें पशुपालक या किसान को कम व्यय करना होता है और कम समय में इससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए सबसे जरूरी है प्रशिक्षण लेना। किसान अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। बकरी पालन के संबंध में जब केवी के प्रयागराज के प्रधान वैज्ञानिक से बात की गई तो उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। हमारे इस प्रयागराज की धरती पर जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय है, इस कृषि विश्वविद्यालय में जो हमारी गोटरी है, गोटरी यूनिट जो है वो इसका महत्व क्या है, इसका रखरखाव कैसे करते हैं और कुछ इसमें परेशानियां हैं, उसके बारे में हम आपसे ख़ास तौर से बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारी बकरियां जो हैं वो हमारे किसानों की गाय हैं। ये हमारे बाबूजी ने जो है, गांधी जी ने जो है वो बताया है और इसको हमारे किसानों के सामने जब ये बकरियां हमारे किसान पालते हैं तो ये प्रूव भी हुआ है कि हमारे छोटे किसानों में जो हमारे प्रयागराज की धरती पर लगभग 35 से 40%
हमारे छोटे किसान हैं, छोटी जोत के किसान हैं, उनके लिए ये पशुपालन, ये बकरी पालन कितना महत्वपूर्ण है और कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इनके बारे में आप ये समझ लीजिए कि ये साल में एक पशु जो है, एक बकरी जो है वो 2 बार बच्चे देती है, 1 से 2 बच्चे एक पशु देता है। तो ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है ये पशु कि छोटे किसानों को दूध भी मिलता है, इनकी खाल भी बिक जाती है, इनका मांस भी बिकता है, इनका एक एक चीज़। और ख़ास तौर से हमारे गांव में उन माताओं बहनों को जिनको जब बच्चा पैदा होता है और उस वक्त दूध नहीं होता है, तो उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो इन्हीं बकरियों का दूध जो है वो इस्तेमाल किया जाता है छोटे बच्चों को पिलाने के लिए। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे किसानों के लिए, ये हमारी माताओं बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए एक माता का भी रूप ले लेती हैं जब उन बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं होता है। इनका रख रखाव, इनका मैनेजमेंट इतना आसान है कि हमारे छोटे छोटे किसान और बड़े किसान जो बड़े फार्मिंग करते हैं, इनका रख रखाव बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा इनमें दिक्कत नहीं होती है। इनको रखने के लिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा सूखी हो, बहुत ज़्यादा गीली ना हो। बकरियों से मुनाफा मिलता रहे, इसके लिए कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही बकरियों की किस नस्ल में क्या खूबी है, बता रहे हैं प्रधान वैज्ञानिक। ख़ास तौर से हमारे इस प्रयागराज में जो है वो लगभग 2-3 वैरायटी की बकरियां जो ब्रीड जो हैं वो पाली जाती हैं। जैसे आप बर्बरी ले लीजिए, तो बर्बरी हमारे भारतवर्ष में हर एक प्रदेश में, हर एक जगह पे, हर एक जनपद पे, हर एक ज़िले में आराम से पाली जाती है। ये बड़ी हार्डी होती है और हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेती है। इसी तरह से एक और दूसरी ब्रीड है जो सिरोही है। आप देख रहे होंगे इसमें कुछ बड़ी चितकबरी टाइप की बकरियां हैं। तो ये बकरियां जो है ये सिरोही राजस्थान की हैं। इसमें 2-3 नाम उनके लोकल होते हैं, जैसे तोरतापरी कहते हैं, राजस्थानी बकरी कहते हैं। इस तरह की जो बकरियां होती हैं, ये बकरियां भी चूंकि ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं, इसलिए ये हर तरह की गर्मी को सहने की और हर तरह के ठंडे को सहने की दोनों की क्षमता रखती हैं और इनकी प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये बकरियां जो हैं वजन भार में भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, 35 से 40 किलो तक इनका वजन भार होता है। तो इसको ख़ास तौर से, और जो हमारी बर्बरी बकरी होती है वो 30 किलो के अंदर होती है। तो ये हमारी जो राजस्थानी सिरोही है, इसको पालते हैं हमारे यहाँ पे ज़्यादातर मांस उत्पादन के लिए, खाल के लिए और दूध के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये जाने पहले कि हमारी परिस्थिति में किस तरह की बकरियों का पालन हो सकता है। क्योंकि किसान हमारे यहाँ जो हैं वो, जैसे जमुना पार का ये प्रयागराज की धरती है, तो कई ऐसे किसान हैं जो जमुना पारी बकरी जो है वो पालना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को कि जमुना पारी के लिए कुछ उपयुक्त स्थान होते हैं जहाँ पर ही वो पल पाती हैं। उनके लिए उनका सिस्टम जो है, उनका जो अंदरी जो सारा सिस्टम बना है, वो सिस्टम जो है उनका ऐसी परिस्थितियों के लिए बना है जहाँ पे वो उछल कूद करके और इस तरह से चढ़ के उतर के और इस तरह की परिस्थितियों में वो खाना खाती हैं। जैसे इटावा, मैनपुरी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, जो बीहड़ का एरिया कहलाता है, वो हमारे जमुना पारी के लिए उपयुक्त होता है। हम प्रयागराज में भी जमुना पारी पालते हैं। आप देख रहे होंगे काफ़ी कुछ मिलते जुलते हमारे कुछ जमुना पारी के भी तरह के बकरियां हैं जो कि क्रॉस ब्रीड होती हैं। क्रॉस ब्रीड का मतलब हो गया कि जमुना पारी और प्लस यहाँ के लोकल जो ब्रीड होती है, उस ब्रीड से हम क्रॉस कराते हैं। जो प्रोडक्ट निकलता है उसमें जो है इम्यूनिटी सिस्टम इस जगह के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो बकरी पालन का जो सबसे मेन मकसद होता है कि हम अपने किसानों को किस तरह से फ़ायदा दे सकते हैं। पशुपालन करने से पहले किसान या पशुपालक कुछ बातों का ध्यान रखकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बस जरूरत है सही समय पर सही जगह से प्रशिक्षण लेने की, और इस ओर केवीके अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। तो ये थी बकरी पालन पर हमारी विशेष रिपोर्ट। और बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की, जिसमें हम जानकारी देते हैं कि हमारे किसान कैसे अपने पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। मौसम और महीने को देखते हुए कौन कौन सी विशेष बातें जिसका ध्यान रखना जरूरी है।
फरवरी में ध्यान देने वाली बातें। जो पशु जनवरी माह में नियंत्रित प्रजनन कार्यक्रम के तहत उपचार में थे, उनका अनुसरण फरवरी माह में भी रखा जाए ताकि पशु इस महीने तक गर्भित हो जाएं। नवजात बछड़े बछड़ियों को अंतः परजीवी नाशक नियमित रूप से दें। मेमनों को पीपीआर का टीका लगवाएं। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए उनका दूध पूरा व मुट्ठी बांधकर निकालें। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी गांव किसान जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात करते हैं कामयाब किसान की। कामयाब किसान की दास्तां में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं प्रयागराज के कामयाब किसान अजीत कुमार से, जिन्होंने मिश्रित खेती और जैविक खेती को अपनाकर इसके लाभ देखे। जी हां, इसके साथ ही साथ उन्होंने मधुमक्खी पालन भी किया और इसके लिए बाकायदा केवीके से ट्रेनिंग ली। साथ ही अन्य किसानों के लिए भी वो उदाहरण बन रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से अजीत कुमार ने अपनी कामयाबी की दास्तां लिखी। मुश्किलें लाख सही, एक सही राह मंजिल के लिए काफी है। प्रयागराज के जगदीशपुर गांव के रहने वाले किसान अजीत कुमार की जिंदगी भी ऐसी ही मुश्किलों भरी थी। रोजगार की तलाश में अजीत ने गांव का मोह त्याग कर शहर का रुख किया और निकल पड़े मुंबई नगरी की तरफ। लेकिन माटी से जुड़े किसान को शहर की भीड़ कहाँ रास आती है। यही वजह है कि अजीत ने 17 माह काम करने के बाद वापस अपने गांव का रुख किया और यहीं रहकर खेती में कुछ करने का मन बनाया। अपने इस निर्णय को सफल बनाने के लिए अजीत ने सबसे पहले मधुमक्खी पालन किया और धीरे धीरे गाय पालन से लेकर जैविक खेती भी करने लगे। मैं मिश्रित खेती करता हूं। मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है। 1 एकड़ में मैं धान गेहूं की फसल लेता हूं और 1 एकड़ में मैं सब्जी की मिश्रित खेती लेता हूं, जिसमें इस समय आप देख रहे होंगे हमारे पास बाकला है, चुकंदर है, टमाटर है, ब्लैक वाली गाजर है, लाल वाली गाजर है, बंद गोभी है, गन्ना है। इन सब सारी चीज़ों को मैंने जो लिया, इसके मिश्रित खेती का लाभ हमको केवीके वालों ने बताया कि मिश्रित खेती करिए। तो मिश्रित खेती का लाभ वास्तव में हमको मिला। कभी हम टमाटर बेच लेते हैं, जैसे आज टमाटर बेच लिए तो कल बाकला लेकर जाते हैं, फिर चुकंदर लेकर जाते हैं। इसी प्रकार के सप्ताह के 7 दिन होते हैं और 7 दिन में किसी न किसी चीज़ को अपने खेतों से निकाल करके बाज़ारों में ले जाकर बेचता हूं और हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या का जो खर्चा होते हैं वो चलते रहते हैं। इसी के साथ हमने मधुमक्खी पालन भी कर लिया है। तो मधुमक्खी पालन से जो हमारा आय होता है, हमारे जो दैनिक जीवन के खर्चे इन मिक्स सब्जियों से पूरा हो जाते हैं, तो हमारी मधुमक्खी की आय बच जाती है। मधुमक्खियों की 3 पेटियों से शुरू किया गया अजीत का ये काम आज 200 पेटियों तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, अजीत 2 एकड़ के खेत में पारंपरिक फसलें तो लेते ही है, साथ ही मौसम के हिसाब से सब्जियां भी उगाते हैं, वे भी जैविक तरीके से। इस समय अजीत के खेतों में काली गाजर, लाल गाजर, सरसों, गन्ना, गोभी और मौसमी साग लगी हुई है। अजीत अपने खेतों में केंचुआ खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसे बनाने के लिए वो घर में पाली हुई गाय के गोबर का उपयोग करते हैं। साथ ही गाय के मूत्र से जैविक कीटनाशक बनाते हैं, जिससे फसलों में कीट व रोग पर नियंत्रण किया जा सके।
मेरे पास 2 गाय हैं। उस गाय जो मेरे पास हैं वो अच्छी नस्ल की गाय हैं। केपके वालों की सलाह से मैंने गाय को रखा है। एक गाय को मेरे पास जो है वह साहिवाल नस्ल की है और दूसरी गाय जो है मेरी फिजिशियन नस्ल की गाय है। और गाय हमारी अच्छी भरपूर मात्रा में दूध भी देती हैं। एक समय का दूध सुबह का बेच लेता हूँ, शाम का दूध जो होता है वह पूरे परिवार में भरण पोषण के लिए रख लिया जाता है। और हमारे दूध से भी हमारी आय है जो दैनिक दिनचर्या में कुछ न कुछ चीज़ों की पूर्ति कर देता है और हमको उससे गोबर मिल जाते हैं। उस गोबर के द्वारा ही मैं बर्मी का काम कर रहा हूँ। गाय से हमको गोबर तो प्राप्त होता है, उसके साथ साथ हम गाय के मूत्र को भी भरपूर प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ जो गाय रखी गई हैं उन गायों से मैं तमाम प्रकार के कीटनाशक दवाओं और टॉनिक बना लेता हूं, जिससे कि धरती में हमको पोटास, यूरिया, नाइट्रोजन बाहर से नहीं डालना पड़ता, बल्कि उसी से हमारा पूरक हो जाता है। अगर हमारे पास अगर गाय का मूत्र आप देखेंगे तो कम से कम 150 लीटर तो हमेशा उपलब्ध रहता है। अजीत अपनी सफलता के पीछे कृषि विज्ञान केंद्र की सबसे बड़ी भूमिका मानते हैं। वो बताते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेने के बाद ही उनके व्यवसाय को रफ्तार मिली। कृषि विज्ञान केंद्र ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाती है। इसके साथ साथ खेतिहर किसानों के लिए और प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण का कार्य करती है। हम जानते हैं कि आज युवा जो है वो पलायन कर रहे हैं गाँव से, और जबकि उनके पास रोज़गार के लिए कोई साधन नहीं है। ऐसे में उन्हें ऐसे प्रशिक्षणों को देना ताकि वो जो है वो अपने गांव में रहते हुए वो अपने कार्यों को करें, अपनी खेती के साथ साथ कुछ ऐसे उद्यम लगा सके जिसके द्वारा उन्हें अतिरिक्त आय मिल सके। मधुमक्खी पालन जो है वो एक ऐसा उद्यम है जहां पर किसान जो युवा जो है वो खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन कर सकता है, जिसके द्वारा उसे वो अतिरिक्त जो है आय मिल सकती है। और इसके अलावा न सिर्फ उसे अतिरिक्त आय मिलती है, लेकिन जो हमारा कृषि का उत्पादन है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे लाभकारी कीट जो है, मधुमक्खी एक लाभकारी कीट है जो पर परागण की क्रिया करके जो है वो हमारे उत्पादन को भी बढ़ा देती है। कृषि विज्ञान केंद्र का जो है वो ऐसे युवाओं को जो बेरोजगार हैं और उनको जो है वो प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। जबकि हम जानते हैं सरकार की मंशा ये है कि हमारे किसानों की आय दुगनी हो। अगर किसान जो है वो मधुमक्खी पालन के साथ साथ खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन को वो करे तो निश्चित रूप से उसकी आय में 2 गुना 3 गुना जो है वृद्धि होगी, और इसके अलावा जो है उसका उत्पादन में भी उसका वृद्धि होगी। और हम जानते हैं कि बहुत सारे हमारे किसानों को जो है कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जो है वो अलग अलग गाँव में जा कर के किसानों को जो है वो प्रशिक्षण देते हैं। हमारे केंद्र पर जो है मधुमक्खी पालन का जो है प्रशिक्षण जो है चलाया जाता है, और उन्हें स्किल डेवलपमेंट में जो उनके विकास को कैसे वो मधुमक्खी पालन करें, इसके लिए पूरी उनको जानकारी दी जाती है, और वहाँ पर वो जानकारी प्राप्त करके जो है किसान जो है वो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे बीच में अजीत कुमार मौर्य है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस स्थान पर जो बक्से हैं वो अजीत कुमार मौर्य जो हैं वो जगदीशपुर गांव के धनुपुर ब्लॉक के किसान हैं, जिन्होंने हमारे केंद्र से 2014 में प्रशिक्षण प्राप्त किया, और उसके बाद जब इन्होंने अपने इस कार्य को बढ़ाया तो उनकी जो है आय में कई गुना वृद्धि हुई। इन्होंने 3 बक्से से इसको प्रारंभ किया, और आज इनके पास 100 बक्से करीब लगभग है, जो 18 से 20 कुंटल प्रति वर्ष जो है वो शहद का उत्पादन करते हैं। न सिर्फ शहद का उत्पादन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्हें पराग भी मिलता है, जो जिसे वो सेल करके उसे बेच करके जो है अतिरिक्त आय उसके साथ साथ उसे प्राप्त करते हैं। ना सिर्फ ये यहाँ पर ही अपने गांव में अपने खेत में ही रखते हैं, लेकिन ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करके ले जाते हैं। जहाँ पर उन्हें अर्ली, जैसे जहाँ पर अर्ली सरसों होती है वहाँ पर वो रखते हैं, तो वहाँ पर भी उनका उत्पादन बढ़ता है और इन्हें वहाँ पर जो है वो शहद मिलता है। उसके बाद जब समय आता है, जब इनके अपने गांव में जब इनको लोग सरसों लगाते हैं या दूसरी और भी फसलें हैं, चाहे वो हमारी अरहर की फसल हो, चाहे वो हमारी सब्जी की खेतियों में हो, जहाँ पर वो आम के बौर हैं, सहजन है,
इन सभी से उन्हें अतिरिक्त उन्हें जो है वो शहद मिलता है और वो जो है गांव में रख करके अपने बक्से को रख करके जो है अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करते हैं। जिसमें हमारे जो अजीत कुमार मौर्य हैं, जो पहले अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे, जो अपने गांव में अपने घर की इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन आज वो अच्छे से रहने पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो है मधुमक्खी पालन को एक उद्यम के रूप में लिया है। और आज वो जो है प्रति वर्ष जो है करीब 1,80,000 से लेकर के 2,40,000 तक जो है वो अतिरिक्त आय जो है मधुमक्खी पालन से प्राप्त करते हैं। और मैं सभी किसान, मैं युवाओं से अनुरोध करूंगा कि मधुमक्खी पालन करके वो एक अतिरिक्त आय ले सकते हैं और कृषि में जो है वो अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और हमारी आय जो दोगुना है। और क्योंकि जब हमारा जोत कम होता जा रहा है, ऐसे में हमें एक आवश्यकता इस बात की है कि हम उद्यम को लगाएं, ऐसे उद्यम को लगाएं जो हम खेती के साथ साथ उसे कर सकते हैं और ये हमारे लिए लाभकारी होगा। इस तरह से सही मार्गदर्शन लेकर किसान कम संसाधन में भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये थी हमारे आज की कामयाब किसान की कहानी, जिसमें हमने आपको बताया अजीत कुमार के बारे में, जिन्होंने मिश्रित खेती, जैविक खेती और साथ ही पशुपालन में नए प्रयोग किए। उम्मीद करते हैं कि उनकी कहानी को देखकर आप भी जरूर कुछ न कुछ सीख लेंगे। इसी के साथ ही गांव किसान में यहाँ दीजिए इजाजत। नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।